सीरिया में एसटीएस विद्रोही समूह के कब्जे के बाद सीरिया में जश्न का माहौल है। सीरिया के लोग सड़कों पर उतरकर असद के तख्तापलट का जश्न मनाते देखे जा सकते हैं। सीरिया पर विद्रोही समूह एसटीएस के कब्जे के बाद सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद अब रूस पहुंच चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मानवीय आधार पर असद को राजनीतिक शरण दी है। रूस ने साथ ही ये भी कहा है कि वो सीरिया विवाद के राजनीतिक समाधान का समर्थन करता है। सीरिया में तख्तापलट के बाद जान बचाते हुए असद देश छोड़ने को मजबूर हुए और इस मुश्किल समय में उसके दोस्त रूस ने सीरिया की मदद की। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि रूस और सीरिया के विद्रोही समूह एसटीएस के बीच एक डील के बाद असद रूस पहुंचे हैं। विद्रोही समूह ने रूस को आश्वासन दिया है कि टार्टस में रूसी नेवल बेस और रूसी दूतावास को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। ऐसे में सीरियाई राष्ट्रपति का रूस में रहना काफी ज्यादा सुरक्षित माना जा रहा है और पुतिन ने असद की सुरक्षा की गारंटी दी है। कई कारण हैं। 2011 से वहां पे एक तरह से देखा जाए तो गृह युद्ध चल रहा था। पहले अपराइजिंग थी, अरब अपराइजिंग, जो प्रो डेमोक्रेसी के लोग थे वो लड़ रहे थे। फिर बाद में अलकायदा वहां पे आ गया, दाइश फिर आ गई। इन लोगों ने वहां पे खिलाफत कायम कर दी। वो कई साल रही, 2-3 साल, उसकी वजह से सब बर्बाद हो गया, इराक भी और सीरिया भी। फिर उसके अलावा ये भी था कि तब से इनका पूरा कंट्रोल तो था नहीं मुल्क के ऊपर। कभी कहीं प्रॉब्लम थी, कभी कुर्दिश की प्रॉब्लम थी, तो कभी ये मिलिटेंट ग्रुप इदलिब सिटी में काफ़ी स्ट्रांग थे। फिर इनका इंटरवेंशन बराबर रहता था। टर्की और इजराइल लगातार पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं बॉम्बिंग कर रही थी। इनके जितने वेपन डिपो थे उसको बहुत से अधिकतर को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर उसके अलावा ये था कि ये आतंकवादी जो ग्रुप हैं वो अपने को अब आतंकवादी नहीं कह रहे हैं, लेकिन इनका पास तो वही है तहरीर अल शम्स का। ये पहले जबहत अल नुसरा थी जो कि एक उसका ग्रुप था, अलकायदा का ग्रुप था। तो ये सारे लोग जो थे लगातार एक के बाद इंसिडेंट होते गए, ये कमज़ोर होते गए। रेवेन्यू था नहीं, स्टेट फेल हो चुकी थी, और फिर सेना ने लड़ने से भी इनकार किया। अधिकतर लोगों ने, उनको लगा कि वो सेना अपने ही लोगों को मार रही है, तो वो उसमें डिसर्शन शुरू हो गया और उनका पतन हो गया। रूस ने असद का साथ ऐसे समय में दिया है जबकि ईरान ने भी उसकी मदद नहीं की। रूस ने ऐसे में एक सच्चे दोस्त की तरह असद की मदद की है। इस बीच रूस की ओर से असद को लेकर एक बड़ा बयान भी सामने आया है जिसमें उसने अमेरिका पर तंज कसा है। वियना में रूस के राजदूत मिखाइल उलियानोव ने अमेरिका पर बड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि रूस कठिन परिस्थिति में अपने दोस्तों को धोखा नहीं देता है। मिखाइल ने कहा कि यही रूस और अमेरिका के बीच का फर्क है। सीरियन लोग में काफी सफर हो रहा है। सैंक्शन, मिसमैनेजमेंट, मैल प्रैक्टिस, करप्शन भी है, सब कुछ आ गया था सीरियन सरकारियों पर, क्योंकि अमेरिकन सैंक्शन 12 साल हो गया था, पूरी इकोनॉमी तोड़ दिया था और काफी लोग सफर हो रहा है। इसलिए सीरियन कंडीशन वेरी वोलेटाइल। तो ग्राउंड में प्रिपेयर कर दिया था ये सरकार हटाने के लिए किसी जगह में। तो इसलिए ये लोग जो तुर्की सपोर्ट किया था, ये फौज आ गया था, बिल्कुल सीरियन सरकार तोड़ दिया। लेकिन हमको अभी नहीं मालूम सीरियन सरकार तोड़ने के लिए आया था या सीरिया से तोड़ने के लिए आया। ये भी सवाल पूछना चाहती है, लेकिन वी विल वेट एंड सी। भारत पर इस घटना का क्या प्रभाव पड़ सकता है, खासकर जो नई दिल्ली के असद के साथ संबंध, मजबूत संबंध? देख लो आप, इंडियन सरकार में तो हर देश में, हर दुनिया में, हर सरकारी के साथ में तो दोस्ती बन रहा है। मतलब ये तरीका है पॉलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशन। सरकार आते, सरकार जाते, लेकिन देश की बात बहुत मोहब्बत है। तो इंडिया काफी सपोर्ट किया, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट भी किया। सीरियन मसला का हल, सीरियन बाय सीरियन फॉर सीरियन, ये तो इंडियन पोजीशन है। कोई युद्ध नहीं मांग रही, कोई फॉरेन इंटरवेंशन नहीं मांग रही। यूएन चार्टर अप्लाई करना चाहिए, लेकिन शुरू से हमारा देश में फॉरेन इंटरवेंशन हो गया, इजराइल अटैक हो गया, लीबिया ईरानियन आ गया था, रशियन भी आ गया, तुर्किश भी आया था, अरब फोर्सेस भी आया। सबको सीरिया के लिए तोड़ने के लिए तैयार है। इंडिया मेंटेन अ डिस्टेंस, ये तो सब सारी दुनिया का मालूम हो गया। इसलिए रिलेशन विल रिमेन। लेकिन जो खतरनाक है, जो ये अभी तो जब तक आईएस आया था इधर,
पूरी अलकायदा वाले लोग थे वहां पर सीरिया के अंदर, वो काफी हिंदुस्तान वाले लोग भी आया था, ये मतलब 200 कम से कम 200 इंडियन भी आ गया वहां पर। इसलिए थोड़ा से डर लगता है ये इट विल बी क्या हब ऑफ टेररिज्म, जिहादिस्ट कल्चर शुरू हो गया जैसे अफगानिस्तान, इराक, अभी सीरिया भी दोबारा होना चाहिए। तो वी डोंट नो अगर ये तो सरकारी सेक्युलर आउटलुक है, रिलीजियस आउटलुक है, किसी को मालूम भी नहीं है, क्योंकि जैसे बांग्लादेश कर दिया था, जैसे अफगानिस्तान भी किया था, दुनिया का देखने के लिए पब्लिक ओपिनियन ये देख लो बहुत मॉडरेट है, लेकिन हमको मालूम है यू कैन चेंज द क्लोथ्स ऑफ द पर्सन, लेकिन बाकी वही है, द पर्सन विल रिमेन द सेम, आइडियोलॉजी इज द सेम। तो इसलिए हम लोग कहते हैं इंडिया शुड वॉच एंड सी कॉशियसली, ये तो टेररिज्म नहीं होना चाहिए दोबारा, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ी देश में, सबसे पहले वाले देश में, तो उन्होंने ड्राफ्ट भी किया था कॉम्बैक्ट फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, तो यूएन भी जमा किया था ड्राफ्ट के लिए, लेकिन किसी का एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसलिए टेररिज्म, रिवाइवल ऑफ टेररिज्म इज ऑन द कार्ड, बिकॉज वेस्टेड इंटरेस्ट नेशन उनके लिए दे यूज टेररिज्म एज अ टूल टू अचीव देयर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। रूस और सीरिया की बात करें तो बशर अल असद मिडिल ईस्ट में रूस के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक थे। रूस ने असद की हर तरह से मदद की है। अब असद के जाने के बाद रूस के लिए इसकी भरपाई कर पाना मुश्किल होगा। ऐसे में सीरिया में असद का तख्तापलट रूस के लिए बड़ा झटका है। जानकार मानते हैं कि रूस अब ये प्रयास कर रहा है कि वो अपनी छवि को बरकरार रखे। अगर ये आतंकवादी ग्रुप इराक में आते हैं तो मैं समझता हूं कि कोई खतरा बन सकता है, और वहां पे तेल की सप्लाई है, वहां पे एक दोबारा से अराजकता फैलती है, तो वो एक खतरे का विषय बन सकता है। और अगर ये सीरिया के अंदर सीमित रहते हैं और वहीं पे इनके आपस में झगड़े होते हैं या एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाते हैं, तो इमीडिएट इतना खतरा नहीं होगा भारत को। हाँ, इससे पहले की जो हुकूमत थी वो सेकुलरिज्म पे विश्वास था उसका, हालांकि थे वो भी काफी डिक्टेटोरियल रिजीम थी, तानाशाह की तरह काम करते थे। अब देखना यह है, लगता है ऐसा कि एक तानाशाह को दूसरा तानाशाह तो कहीं रिप्लेस नहीं कर रहा, इस बात का खतरा जरूर नजर आता है। सर, बात करें अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की, ट्रंप के बयान पे हमारी लड़ाई नहीं है, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जीत जा सकती है। देखिए, ये ट्रंप साहब को कोई जरूरत नहीं लड़ने की, उनका काम मैं समझता हूं कि इन जो संगठन थे वहां के ऊपर, तहरीर अल शम्स जिसने बशर अल असद को हटाया है सत्ता से, उन्हीं ने कर दिया। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका की बेसिक पॉलिसी जो थी रिजीम चेंज की थी, तो रिजीम चेंज हो ही गया। अब उनके माध्यम से अब ये देखना है कि आने वाली रिजीम के किस तरह के संबंध होते हैं अमेरिका के साथ। सर, पश्चिम एशिया के लिए इसका क्या व्यापक हो सकता है? बहुत बड़ा असर पड़ेगा पश्चिम एशिया पे। पश्चिम एशिया पे एक तो असर इसका सबसे ज्यादा पड़ेगा कि इराक के ऊपर सबसे ज्यादा, इराक बिल्कुल इसके बॉर्डर इस पे मिलते हैं, और दूसरी तरफ लेबनान के ऊपर बॉर्डर पर के ऊपर असर पड़ेगा। ईरान के ऊपर बहुत बड़ा असर है क्योंकि जो ईरान की पॉलिसी थी आर्क ऑफ रेसिस्टेंस की, तो वो तो बहुत ही कमजोर, उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, इसलिए कि हिजबुल्लाह काफी कमजोर हो नजर आ रहा है, लंबी लड़ाई लड़ रहा है इजराइल के साथ। अब उसकी सप्लाई सपोर्ट बेस भी कम हो जाएगा, क्योंकि बीच में सीरिया आ गया। पहले उनकी लगातार सप्लाई बनी रहती थी ईरान के साथ, ईरान वाया इराक। दूसरी बात ये भी है कि हिजबुल्लाह का कमजोर होना ये सीरिया के लिए और लेबनान के जो अपोजिशन ग्रुप है उनके लिए तो वो अच्छी बात वो लोग अच्छा समझते हैं मगर ईरान के लिए एक बड़ा सेटबैक नजर आता है। रूसी मीडिया ने इस हार के लिए सीरियाई सेना को जिम्मेदार ठहराया है। रूसी मीडिया ने कहा है कि सीरियाई सेना ने बिना लड़े ही हार मान ली और अपना इलाका विद्रोही समूह को दे दिया। लेकिन असद को शरण देकर रूस ने दुनिया को ये दिखा दिया कि वो मुश्किल वक्त में दोस्त को धोखा नहीं देता है।